प्रतिबद्ध है। अपने आसपास जो है, विशेषकर पीएस साहब, उनके अगल बगल के लोग, ये बहुत सोच समझ कर रखना। सत्ता प्रतिष्ठान में ये मंत्र फूकने के बाद बीजेपी अब संगठन में भी मंत्र फूकेगी। इस स्थान की थीम भी लगभग कोलार जैसी ही है। 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी की वादियों में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। वैलेंटाइन डे के अवसर पर नए और पुराने सभी विधायकों को पार्टी की रीति नीति से रूबरू कराया जाएगा। ये पाठशाला इसलिए भी अहम होगी क्योंकि 22 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और सत्र से पहले बीजेपी अपने विधायकों को साथ कर रखना चाहती है। विधायकों के अंदर पनप रहे कथित असंतोष को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये शिविर इस मायने में भी अलग होगा कि इसमें संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। विधायक और मंत्रियों को सलाह दी जाएगी कि संगठन से तालमेल बनाकर काम करें। पार्टी और पदाधिकारी की राय और काम को महत्व दिया जाए। संगठन की सत्ता में ताकतवर भूमिका को लेकर भी चिंतन होगा। विधायक और मंत्रियों को समझाया जाएगा कि संगठन मजबूत होगा तभी आप 2023 में सफल हो पाएंगे। इसलिए संगठन के कार्यक्रमों को गंभीरता से लिया जाए। कि विधायक यानी संगठन का कोई अलग व्यक्ति है, संगठन का नहीं है, ऐसा नहीं है। विधायक संगठन का ही है, संगठन के ही दम पर विधायक बनता है। सरकार संगठन की ही है। यही बात मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं। कार्यकर्ता भाव के साथ में वो लगातार संगठन के लिए काम करते हैं, बैठकों में रहते हैं, अभियानों का हिस्सा बनते हैं। वैसे बीजेपी में चिंतन प्रशिक्षण आम बात है, लेकिन ये शिविर सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए खास होगा क्योंकि पार्टी के झंडे तले उपचुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका होगा जब वे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। विपक्ष की रणनीति को भांपकर उन्हें पार्टी लाइन और गाइडलाइन के मुताबिक सदन में किस तरह का व्यवहार करना है ये भी बताया जाएगा। लेकिन इस कवायद को कांग्रेस बीजेपी का अंदरूनी मामला तो बताती है, पर तंज कसने से भी नहीं चूकती है। आज जनता आफत में, मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, गरीब के लिए कोई स्थिति नहीं है, किसान प्रताड़ित है, पर वहाँ पे होटलों में बैठ के मध्य प्रदेश की जनता के मूल रूप से जो काम करने की जगह कहीं ना कहीं अपने हिस्से बांटने में लगेंगे। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि कांग्रेस जिस बड़ी चूक से सत्ता गंवा बैठी उसे वो नहीं दोहराना चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने पर पूरा जोर दे रही है। बल्कि संकेत ऐसे भी हैं कि संगठन की कोशिश एक कदम आगे बढ़कर सरकार पर हावी रहने की है, यानी सरकार में जमीनी कार्यकर्ताओं की पहुंच हो ताकि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पचमढ़ी में वैलेंटाइन और बीजेपी का यूं तो कोई रिश्ता नहीं है, और बल्कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग मानता भी है कि हमारे यहाँ तो वैसे ही बसंत पंचमी जैसे कार्यक्रम है, मदनोत्सव जिसको कहा जाता है, तो काहे का वैलेंटाइन डे। लेकिन यहाँ वैलेंटाइन डे एक प्रतीक है और पचमढ़ी की सुरम्य वादियाँ हैं, सुंदर वादियाँ हैं, हरी भरी घाटियाँ हैं, और इन घाटियों के बीच में जब संगठन के साथ विधायक भी बैठेंगे, मंत्रीगण भी बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर चर्चा तो सकारात्मक होगी ही। और चर्चा इसलिए भी सकारात्मक होगी कि जब वातावरण बदलता है तो मन के भाव भी बदलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मंत्रालय में कहीं कोई कमी है, लेकिन आपका दफ्तर ही होता है। वो लोग जो दफ्तर के माहौल में बड़े चुप और अपने आप में सिमटे होते हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर किसी पिकनिक पर ले जाया जाए तो उनके भीतर का कलाकार भी निकल के सामने आ जाता है, गायक भी निकल कर सामने आ जाता है, मिमिक्री करने वाला आर्टिस्ट भी सामने आ जाता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो पचमढ़ी में वैलेंटाइन डे की बात है, वहाँ भी जनप्रतिनिधियों का, बीजेपी के और पदाधिकारियों का एक अलग स्वरूप निकल कर सामने आएगा और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। बल्कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है इस बैठक का कि कैसे नगरीय निकाय के चुनाव के लिए पहले, पंचायत चुनाव के लिए पहले बीजेपी को उसी तरह आगे रखा जाए जैसे वो मध्य प्रदेश में अब तक रही है, और इसी के साथ 2023 की तैयारी कैसे की जाए। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी पर खासतौर पर पैनी निगाह रखने वाले जगदीश द्विवेदी जी, उनका बहुत स्वागत है। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक जी, उनका स्वागत है। और इंदौर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता
अमीनुल खान सूरी साहब, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, हमने पचमढ़ी में वैलेंटाइन की बात की है। वैलेंटाइन यहाँ एक प्रतीक है और वैलेंटाइन का एक प्रतीक ये कहता है कि जो मेहमान आए हैं चंद महीनों पहले बीजेपी में, उनके साथ गहरे प्रेम की पींगें भी और सघन की जाएं और भरी जाएं। किस तरह आप देखते हैं बीजेपी के संगठन के इस कार्यक्रम को, जो सत्ता की तर्ज पर कोलार डैम की तरह पचमढ़ी की तरफ निकल पड़ा है कारवां? क्या कहेंगे आप? जी जी शरद जी, पहली चीज तो ये कि निश्चित रूप से बीजेपी जिन राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, उसमें वैलेंटाइन जैसे कार्यक्रमों का तो उसके अनुसांगिक संगठन विरोध करते रहे हैं और प्रेमियों को वो अच्छी नज़रों से नहीं देखते रहे हैं। उनको लगता था कि शायद इससे अपमान होता है जो है भारतीय संस्कृति का। ये मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो सबसे गंभीर बात है, जो आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, बीजेपी का जो दो दिनी प्रशिक्षण वर्ग पचमढ़ी में शुरू होना है, तो ये आप हम सब जानते हैं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये परंपरा कुशाभाऊ ठाकरे ने शुरू की थी। कुशाभाऊ ठाकरे ने प्रशिक्षण की परंपरा शुरू की, तब से प्रशिक्षण होते चले आ रहे हैं। लेकिन जो मुझे इसका एजेंडा जो मेरे को ज्ञात है एक पत्रकार होने के नाते, उसमें शरद जी सबसे बड़ी जो पार्टी ने चिंता जो पार्टी की है वो ये है कि कुछ विधायक या तो संगठन से अलग या संगठन से ऊपर, ये दोनों चीजें विधायकों में आ रही है। इसको लेके कई जिलों से शिकायतें आई हैं। तो यही वजह है शरद जी कि इस बार प्रशिक्षण तो हो रहा है, प्रशिक्षण के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन को भी वहीं बुला लिया गया है कि साहब आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। और विधायकों को ये साफ बताया जाने वाला है उसमें कि जो कुछ भी हो आप सिर्फ और सिर्फ संगठन की वजह से हो, संगठन से ऊपर आप नहीं है। और ये उसके उदाहरण बीडी शर्मा जी ने एक कार्यक्रम में ये साफ कहा नेताओं के कि खजुराहो से अगर मैं जीता तो मैं नहीं जीता, पार्टी जीती है। तो उनको ये बताया जाएगा कि सिर्फ आप नहीं जीतते, पार्टी जीतती है। क्षेत्रीय स्तरों पर बीजेपी की कार्यकर्ताओं का छोटा एक समूह जमा हो गया है। उन समूहों को तोड़ने के लिए भी इन 2 दिनों में बहुत सारी कफरत शरद जी आप देखने को मिलेंगे। कई खबरें धीरे धीरे निकल के आएंगी, सबके सामने छन के आएंगी। और उसका कारण यही है कि अगर ये समूह नई सत्ता में तोड़े गए तो नगरीय चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ता है शरद जी। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हितग्राही सम्मेलनों को लेकर इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस होना है, क्योंकि सेंट्रल की गाइडलाइन आने के बाद भी हितग्राही सम्मेलन जिस तेजी से होने थे वो मध्य प्रदेश में अभी तक शरद जी नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वैलेंटाइन डे तो बहाना है, मिलजुल कर आगे आना है। और पचमढ़ी एक ऐसी जगह भी हो जाती है कि जहाँ शांति है और मेन स्ट्रीम मीडिया भोपाल में जो है वो करीब करीब 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ थोड़ा सा परहेज़ ही करता है जाने से। तो मीडिया का जो चुभते हुए सवाल हो जाते हैं कई बार, या सामान्य सवाल भी हो जाते हैं, उनसे भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए भी पचमढ़ी एक आइडियल डेस्टिनेशन है। पाठक साहब, तो विधायकों को कई सारी चीज़ें बताई और समझाई भी जाएंगी, संगठन सबसे आगे है। देखिए शरद जी, बीजेपी में 3 शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आने के साथ साथ हमारी कार्यशैली में दिखाई भी देते हैं। पहला शब्द है हमारा समरसता, चरैवेती और अंत्योदय। समरसता यानी कि प्रेम, समर्पण, आस्था, प्रतिबद्धता, और वो हमारे सारे परिवार में एकाकार है, आपस में दिखाई पड़ती है। और चरैवेती तो हमारा मंत्र है, निरंतर चलने वाला हमारा संगठन है। सर ये तो आप शास्त्रीय व्याख्या कर रहे हैं जी। थोड़ी सी जरा अंदरूनी व्याख्या जिसकी तरफ जगदीश जी ने इशारा किया वो भी करिएगा उस पर भी। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी भारत का एकमात्र संगठन है और मैं तो कहूँगा दुनिया का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें लगातार प्रशिक्षण, आपसी संवाद के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसी दूसरे राजनीतिक दल में ये कल्पना संभव नहीं है। कांग्रेस के लिए तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम पे कार्यक्रम देती है, उनके लिए तो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है हमारे कार्यक्रम, क्योंकि उनके यहाँ तो ये कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुटों में, पट्ठों में, पुत्रों में और उसके खेल में बटे कांग्रेसी दल और उसके लीडर लगातार उसी में उलझे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो देखते तो हैं लेकिन उनके चश्मे से और उनकी आंखों से देखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा और आंख स्वयं की है, हम किसी की आंखें चश्मे से नहीं देखते। इसीलिए मैंने इन 3 शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है, चरैवेती, समरसता और अंत्योदय। यानी अंतिम व्यक्ति से लेकर प्रथम व्यक्ति तक सबका उदय, सब में निखार आना चाहिए, और उसी के लिए हमारे ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में जो हमारा कार्यक्रम
या अभ्यास वर्ग जिसको हम बोल सकते हैं होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक भाग तो लेंगे ही, लेकिन संगठन की हमारी जो टीम है, पदाधिकारी हैं, वो भी उसके हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। शरद जी, आपने तो काफ़ी कुछ कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी को वर्षों से कवर करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में विचार विमर्श होता है, सारे मध्य प्रदेश के राजनीतिक हमारे पदाधिकारी विधायकगण एक साथ बैठते हैं, सांसदगण एक साथ बैठते हैं और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक लाइन फिर से लकीर खींचने का प्रयास करते हैं, विचार करते हैं। और उसी का तो नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं पे ना सिर्फ खरी उतरती है, बल्कि उनका विश्वास जीतते हुए लगातार सरकार भी बनाती चली जाती है। चलिए, मैं फिर आऊँगा आपकी तरफ। जो बात अंदर की है वो ज़रूर जानना चाहूँगा, जितनी मर्यादा के भीतर आप हमसे कह सके। अमीनुल खान साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे और कुछ आपके मित्र पाठक साहब ने तंज भी किया कि किस तरह मुख्तलिफ है बीजेपी कांग्रेस से, कांग्रेस की रवायत से, कांग्रेस की रीति से और कांग्रेस के मिजाज से। क्या कहेंगे आप? जी जी। देखिए शरद जी, जब जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और पाठक साहब तो हमेशा कांग्रेस पे ही आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का बताने का तो कुछ रहता नहीं है, तो कांग्रेस पे आरोप लगा के अपनी बातें करते हैं। अब रही बात ये 13-14 फरवरी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का असंतोष पनप रहा है, उसको दबाने का, उसको सहलाने का प्रयास हो रहा है। ये 13-14 फरवरी को जो विधायकों को बुला के जो अधिवेशन किया जा रहा है, आज आप देखिए 1 साल इस सरकार को होने जा रहा है, प्रभारी मंत्री अभी तक बटे नहीं है। जिले नहीं बटे कि प्रभारी मंत्री कौन कौन से जिले में होंगे, क्योंकि रेत के जिले किसको जाएंगे उसको लेके बहुत ज्यादा असंतोष है। बंदर बाट की स्थिति है, एक मंत्री एक दूसरे को खींच खा रहे हैं, स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। फिर अगर हम क्षेत्रीय संतुलन पर जाएं तो कई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और विधायकों ने कहीं ना कहीं महाकौशल और विंध्य के प्रति नाराजगी जाहिर की है कि किस तरह से विंध्य और महाकौशल का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको लेकर नाराजगी आई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, केदारनाथ शुक्ल और राजेंद्र शुक्ल दोनों के दोनों में चुनाव करना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुश्किल जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण आयोग के नाम पे एक झुंझुना पकड़ाने का काम और किया गया कि किस तरह से किसी ब्राह्मण विधायक को, स्वर्ण विधायक को, उसको एडजस्ट करके उनको सपने दिखाने का काम करें। अब भारतीय जनता पार्टी में जो आयातित कांग्रेस के लोग हुए, सिंधिया जी से साथ आए हुए लोग हैं, उनके कारण जो असंतुलन कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बन रहा है, वो भी एक उपापो की स्थिति बन के सामने आ रही है। अभी आप इंदौर में देखिए 30 और 31 जनवरी को जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला जी नदारद रहे। रमेश मेंदोला जी दोनों दिन उस मीटिंग में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो विधायकों में नाराजगी है, संगठन और सत्ता की जो लड़ाई जारी है वीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में, ये इस खींचतान को कम करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। जगदीश जी, कांग्रेस का नज़रिया यही रहता है कि ये खींचतान मची है, सिंधिया जी का खेमा समरस अभी भी नहीं हुआ है, वीडी शर्मा जी और शिवराज जी यानी सत्ता और संगठन के बीच में भी वो कुछ तनाव देखने की कोशिश करते हैं। ये विपक्ष के नाते उनकी दृष्टि भी है और उनका अधिकार भी है कि आखिर वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पकड़ने की कोशिश करें। आप जो चुनौतियां देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, मेरे ख्याल से उन पर बहुत टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है कि क्या तनाव है, बीजेपी में कथित रूप से कोई तनाव है तो वो तनाव क्या है। कुछ बातों का जिक्र आपने किया कि विधायकों की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस यहाँ चर्चा में होंगी संगठन की तरफ से। आखिर चिंता का विषय क्या है? कांग्रेस का ये भी आरोप है प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए हैं अभी तक। किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, पहली चीज तो ये कि 2 चीजें और बैठक में होनी है विधायकों के 2 दिन में। एक तो पहला एजेंडा ही इन्होंने रखा है, मैं कुछ मामलों में बीजेपी संगठनात्मक रूप से चर्चा तो करती है, कम से कम वो इन मुद्दों पर फोकस करती है कि 18 से सबक और 2.5 साल का रोड मैप। पहले तो 18 से सबक पे चर्चा होनी है, पहला सत्र ही उस पर होना है कि भाई 2018 में क्यों चूके, क्यों 109 सीटें आई और 2.5 साल के रोड मैप में हमें क्या करना है।
और दूसरी चीज जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की उसमें अपनी दृष्टि है और विपक्ष के नाते उसका काम भी है। निश्चित रूप से बीजेपी चूंकि एक बड़ा राजनीतिक दल है तो उसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने में खींचतान चलती रहती होगी नेताओं में, और ये हर राजनीतिक दल का एक हिस्सा होती है, क्योंकि राजनीति हमेशा महत्वाकांक्षाओं की हुआ करती है और सबकी महत्वाकांक्षाएं राजनीति में पूरी हों ये जरूरी नहीं होता, और महत्वाकांक्षाएं जब टकराती हैं तो आपस में जो है वो द्वंद्व की स्थिति पैदा करती हैं। मेरा कहना इसमें यह है कि जो आप कह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज आपकी बिल्कुल सही है, दूसरी बीजेपी के साथ ये बहुत बड़े अनिश्चित रूप से संकट है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंधिया समर्थक विधायकों का आना और उसके बाद उनका भाजपा में समरस हो पाना, ये अभी भी एक चुनौती बना हुआ है पार्टी के लिए। हालांकि प्रयास इसके लिए हो रहे हैं, लेकिन ये चुनौती बना हुआ है, और इस चुनौती को मुझे लगता है कि शायद इन 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में इसको और डाइल्यूट किया जाएगा, क्योंकि जब आप शर्तों पे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेते हैं, शर्तों पे जब वो आपके पास एंट्री लेता है तो वो शर्तें पूरी करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी आपने देखा होगा, और खुद जो है राम माधव ने भी इंदौर में स्वीकारा है कि सिंधिया फैक्टर के कारण हमारे कई नेता मंत्री नहीं बन पाए। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी अभी बहुत सारी चीजें आनी है, और जो पैनलिस्ट प्रवक्ता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उसकी जो सूची टल रही है, उस सूची के पीछे भी यही कारण है। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बड़े राजनीतिक दल में इस तरह की बातें होती रहती है, ये कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालती। लेकिन कांग्रेस चूंकि उनके सामने उतनी ताकतवर उन्हें नहीं दिख रही है, इसलिए वो इस पूरी चीजों को अपने पक्ष में जाते हुए देखते हैं। शरद जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, जगदीश जी, से इनकार नहीं कर सकते। पाठक साहब, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी 2018 की गलती को दोहराना कभी नहीं चाहती है, और यही वजह है कि ले दे के बात इसी पर आ जाती है कि भैया 2018 में हमसे क्या चूक हुई थी। और जो सबसे बड़ी चूक प्रतीत होती है वो प्रतीत होती है कि संगठन के स्तर पर जो चीज़ें बहुत ताकत से सामने आनी थी वो शायद नहीं आ पाई, और मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ही थे उनको जिस तरह का एक सहयोग, सपोर्ट, समर्थन और मार्गदर्शन मिलना था एक मजबूत संगठन की तरफ से, वो नहीं मिला। अब उसके लिए दाएं बाएं बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कई बार इधर उधर के आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन मजबूत बात यही है कि एक मजबूत संगठन ही मजबूत सरपरस्ती देता है। जी देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर समझदार व्यक्ति और संगठन सदैव इतिहास से सबक लेते हुए अगर कहीं हम चूक गए हैं तो उसकी समीक्षा करता है, और आगे वो चूक ना हो उसके बारे में भी विचार करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को 2 खेमों में बांटने की बात है, तो ये बात वही लोग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में रचे नहीं हैं, बसे नहीं हैं या समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ आने के बाद में कोई खेमा नहीं बचता है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों। अब वो किसी खेमे के नहीं है, उनका एक ही खेमा है, कमल का फूल। हमारे यहाँ इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अध्यक्ष पद का 3 साल में किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व सौंपा जाना, और कितनी आसानी से यह दायित्व परिवर्तन हो जाता है कि वीडी शर्मा जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पहले राकेश सिंह जी थे, पत्ता तक नहीं खड़कता। यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और परंपरा है। और जिस प्रकार से जो विधायक जीत कर आए हैं 19 विधायक, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को समझते हुए रचने हैं पहले, और शिवराज जी खुद भी लड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। देखिए मैं समझता हूं कि वो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में अगर हम समीक्षा करेंगे तो एक अलग से हमें विषय या समय निकालना पड़ेगा। मैं वर्तमान समय की अगर बात करूं तो निश्चित तौर लाल पटवा जी ने पहली बार रामगोपाल जी को बताइए, आज से 20 साल पहले बीजेपी दफ्तर छोड़ के पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता ली थी। जी 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 भारतीय जनता पार्टी में वही बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, एक ऐसा संगठन है जहां पर कोई भी बात दोहराई नहीं जाती। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ एक प्रारूप है, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसके अनुरूप ही यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। तांत्रिक प्रक्रिया है जी। और शरद जी, जो पचमढ़ी में कार्यक्रम हमारा आयोजित होने जा रहा है, निश्चित तौर पर हम, जैसा कि हमारे पत्रकार भाई यहाँ पर बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर हम आगामी 2.5 साल का रोड मैप भी तैयार करेंगे संगठन के हिसाब से, और हम किस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं वही भी हम विचार करेंगे। और एक संगठन के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से जो विचार विमर्श किया जाता है वो सारे विषय उसमें शामिल होंगे, और पहले भी होते रहे, पीछे भी होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मित्र पर एक बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा रेत का खेल मित्र कांग्रेस में होता था। उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी के लिए बोला था मंत्री रहते हुए कि दिग्विजय सिंह जी रेत माफिया और शराब माफिया को फल फूल रहे हैं, पनपा रहे हैं, जिसके कारण उनको पैसे मिल रहे हैं। और गोविंद सिंह जी कैबिनेट मंत्री जी
आज भी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था 50-50 लाख में थाने बिक रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं। कमलनाथ जी इन बातों का आज तक जवाब नहीं दे पाए, ना ही बोलिए। सोनिया गांधी अमीनुल जी दे खान पाए। साहब गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, जी बोलिए। जी शरद जी, मैं पाठक जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभारी मंत्री की आवश्यकता नहीं है? क्यों 1 साल से प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए? क्या दिक्कत आ रही है शिवराज सिंह चौहान अमीनुल साहब को भाई, जिले के प्रभारी मुख्यमंत्री मंत्री शिवराज बनाने सिंह में? जी चौहान क्यों मध्य मंत्रिमंडल प्रदेश के विस्तार में मुखिया के दिक्कतें तौर आ पर रही है? काम कर रहे बताएं, हैं। क्या जिले के सर्वांगीण मंत्रियों विकास के के लिए विभाग बटे प्रभारी हुए मंत्री हैं। की आवश्यकता है या नहीं है? जवाब दीजिए पाठक साहब। अमीनुल भाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, मंत्रियों के विभाग बटे हुए हैं, अपना अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार सक्रिय होकर जनता के बीच काम कर रहा है। आपके हिसाब से आवश्यकता नहीं है प्रभारी मंत्री की जिले के सर्वांगीण विकास के लिए? प्रभारी मंत्री नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी नया स्टैंड लेके आ रही है कि जिले में प्रभारी मंत्री की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। पाठक जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो शरद जी ये स्पष्ट कर दीजिए आप, नहीं तो फिर बात उलझ जाएगी कि जो विषय कह दिया कि आवश्यकता ही नहीं है। जो विषय अमीनुल भाई ने यहाँ पर उठाया है, उनकी इच्छा हम जल्दी पूरी करा देंगे। चलिए, तो इच्छा तो पूरी आप होगी। सुझाव देते रहिए मध्य प्रदेश के विकास में, हम आपको सत्ता पक्ष में होने के बाद भी वादा करते हैं कि आपके हर सुझाव का हम जी सम्मान रखेंगे। और बातों का जवाब दे दीजिए आप अमीनुल भाई, बोलिए। जी 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 शरद जी। हाँ, और जो सवाल पाठक जी ने खड़े किए हैं कि आपके समय तो ज्यादा अराजकता थी, आपके समय रेत की बातें होती थी, रेत के ठेके नीलाम होते थे, मंत्रियों के बीच में कैट फाइट होती थी, इस तरह के आरोप लगाए पाठक जी ने। जी जी शरद जी, बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, जिस तरह से कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के शासन में माफियाओं पे जो शिकंजा कसा और माफियाओं को इस प्रदेश से दूर जाना पड़ा, जब जाके माफिया, चाहे कोई सा भी माफिया हो, रेत माफिया हो, भू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, या ये आपका दूध का माफिया हो, इन चीजों से जुड़ा हुआ माफिया हो, तो ये सब माफिया इकट्ठे हो गए। जब इन माफियाओं पे कमलनाथ जी का हमला हुआ तो ये सब माफिया इकट्ठे होके कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार के पीछे पड़े और ये सरकार गिरा के ही इन माफियाओं ने दम लिया। तो इस तरह से 15 माह में जिस तरह से कमलनाथ जी ने काम किया है, वो जनता ने भी देखा और सबने देखा है। उमंग सिंघार जी के आरोप से आप सहमत हैं क्या, जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पर लगाए थे? लेकिन एक मेरा सवाल है अमीनुल साहब, एक मेरा सवाल है कि बीजेपी अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ रही है, अपने कैलेंडर्स के मुताबिक आगे बढ़ रही है, और बल्कि ये देखिए पचमढ़ी में तो जैसा जगदीश जी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आप 2018 में क्या चूक हुई थी, इससे ही बात की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सर अभी अभी ये मार्च में 1 साल हो जाएगा, पूरे 1 साल बाद भी शायद अभी हार की ठीक से समीक्षा नहीं हुई है कि सरकार गिरी क्यों। और अभी तो मैं इसको तो बहुत ताज़ा तरीन घटनाक्रम कहूँगा, पता नहीं आप क्या 1-1.5 साल बाद तय करेंगे कि बाय इलेक्शन में क्यों अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा। आपकी संगठनात्मक गतिविधियां क्यों जोर नहीं पकड़ती अमीनुल भाई? जी जी देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी भाजपा से एक अलग पार्टी है और हमारे यहाँ जहां तक उपचुनावों का सवाल है, उपचुनावों में हमको बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी कि जिस तरह से हमने 15 माह में कार्य किया है उसके अपेक्षा अनुरूप हमको 9 सीटें मिली, उतना प्रदर्शन हमारा अच्छा नहीं रहा। और हमारे यहाँ भी संगठनात्मक ढांचे पे हर चीज पे चर्चा हुई है। हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे, होटलों में जा जाके, पचमढ़ी में जाके आराम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी चर्चा कर रही है, कहाँ क्या कमियां रही उनको सुधार के नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच में उतरने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। फोन पर और ट्विटर पर चर्चा होती शरद जी इन लोगों की आपस में? जी जगदीश जी, बहुत कम समय है मेरे पास। आप कांग्रेस की राजनीति को भी बहुत करीब से देखते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा बीजेपी के बरक्स कांग्रेस पर एक टिप्पणी करिए, लेकिन कांग्रेस को इस समय क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूँगा, वक्त कम है मेरे पास। जी जगदीश जी बताइए। जी सर। शरद जी, मैं हमेशा कांग्रेस को लेकर जब ये कहता रहा हूं तो कई बार मैंने आपके ही चैनल पे कुछ कांग्रेसी मेरे मित्रों को कई बार चीजें ठीक नहीं लगती, उन्हें लगता है शायद मैं किसी और के पाले में खड़ा होकर बात कर रहा हूं। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस बहुत बड़ा वृक्ष है, बरगद है ये। इसके कांग्रेस के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अपना जनाधार है, उसके कार्यकर्ता गाँव गाँव में, लेकिन संगठन को जिस गति से चलायमान रहना चाहिए, संगठन उस गति से चलायमान नहीं होता। संगठन को जिस तरह से चलाना चाहिए, संगठन वैसा नहीं चलता।
मैं बिल्कुल इस बात से को नहीं मानता कि जनता आपके साथ नहीं है। जनता आपके साथ होती है, लेकिन जनता को आप अपने साथ लेने के लिए आपको भी लगातार कार्यक्रम करना पड़ेंगे, आपको सड़कों पर लड़ना पड़ेगा, आपको अपने नेताओं की एकजुटता दिखानी होगी। और मैं बीजेपी के इस आरोप से कतई इंकार नहीं करता कि अगर आपका ही मंत्री आपके ही सरकार में इस तरह के बयान दे कि मैं रेत माफिया पे अंकुश नहीं लगा पा रहा हूं, गलत संदेश जाते हैं। और इसी तरह के गलत संदेश, छोटे छोटे संदेश जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और विपक्ष को फायदा देते हैं या बीजेपी को फायदा देते हैं। कांग्रेस को निश्चित रूप से, कांग्रेस सशक्त राजनीतिक दल है, लेकिन इसको सशक्त होने के लिए संगठन स्तर पर बहुत मजबूत होना पड़ेगा, कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। शरद जी, बिना कड़े फैसले लिए अब कांग्रेस आगे जाने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि बीजेपी ने कहने वाले समीक्षक, एक्सपर्ट्स, मीडिया से जुड़े हुए भी और तटस्थ प्रेक्षक ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस से भी बहुत कुछ सीखा है। और यही वजह रही कि एक समय ये तक कहा जाता था कि बीजेपी के लिए एक टर्म यूज़ होता था, सैफ्रॉन कांग्रेस, भगवा कांग्रेस कहा जाता था बीजेपी को। और आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी टीम को देखेंगे जब वो प्रधानमंत्री थे, तो वो दरअसल वही टीम लगती है जैसे उसमें ढेर सारे एक ऐसे लोगों का समूह था जो अर्थव्यवस्था को लेकर एक उदारीकरण की वही दृष्टि रखते हैं। शरद जी, एक लाइन की मुझे एक बात और कहनी है, फिर समापन करना। आप एक लाइन की एक बात और। जी बोलिए। जी शरद जी, केवल और केवल कांग्रेस को एक काम करना है कि कांग्रेस को, आला नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने दरवाजे कार्यकर्ता के लिए खोल देना है। यही अगर उसने कर दिया तो आप देखिए बहुत बड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा, संगठन में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जगदीश जी, कांग्रेस को, जो पद की अपेक्षा ना रखें। एक अहमद पटेल का नाम बीते 2 दशकों में बार बार उभरता रहा है, जिन्होंने सत्ता की चकाचौंध 10 साल की यूपीए की, तब भी उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया और पर्दे के पीछे की भूमिका चुनी। ऐसे लोगों की भी कांग्रेस को ज़रूरत है। और वो बड़े नेता जिन्हें जीवन में सब कुछ मिला, कांग्रेस में रहकर मंत्री पद मिला, गरिमा मिली, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को संरक्षक और कस्टोडियन की भूमिका में आना चाहिए और उन युवा नेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कठिन होता है कि आप अपनी सीट छोड़ें और दूसरे किसी युवा से कहें कि अब ये वक्त आपके बैठने का है और मैं तो आपको गाइड करूंगा बतौर कोच। ये त्याग भी बहुत ज़रूरी है। बीजेपी में ये त्याग स्वतः स्फूर्त भी होता है और कई बार संगठन की छड़ी से भी संचालित होता है। कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि वो संगठन की छड़ी से अधिक संचालित होता है। लेकिन जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है और अगर अनुशासन छड़ी से भी आता है तो साहब कोई बुराई नहीं। बीजेपी में लगातार बनी रहती है, जो कांग्रेस में नहीं रहती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, धन्यवाद अमानुल साहब, धन्यवाद कृष्ण गोपाल जी, नमस्कार।